अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस विरसा। इस प्रोग्राम के अंदर हम पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान के विरसे से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके जाकर उन चीज़ों से मुतल्लिक जो कहानियाँ हैं उनसे भी रोशनास करवाएँ। और इसी सिलसिले में आज की इस एपिसोड के लिए हम पहुँचे हैं लाहौर के एक नहायत ही तारीख़ी सिनेमा घर के बाहर, जिसका नाम है मेट्रोपोल सिनेमा, और हम इसके बिल्कुल बाहर खड़े हैं इस टाइम पर। एक ज़माने में ये सिनेमा बहुत ज़्यादा रंगीनियों का मरकज़ हुआ करता था। सारी बड़ी बड़ी फिल्में इस सिनेमा के अंदर लगा करती थी और मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की किस्मत का फ़ैसला इस सिनेमा घर के अंदर हुआ करता था। कौन सी फ़िल्म हिट होगी, कौन सी फ़िल्म फ्लॉप होगी, ये सारे खेल जो है वो इसी सिनेमा घर और इसी तरह के कई और बड़े बड़े सिनेमा घरों के अंदर रचे जाते थे। आज हम यहाँ पर खड़े होकर इसी सिनेमा के अंदर पाकिस्तान के सिनेमा की तारीख़ को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव से होती हुई पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो आज उस मुकाम तक पहुँची है जहाँ पर वो आज के दौर में मौजूद है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं और पाकिस्तानी सिनेमा के सफ़र को जानने का आगाज़ करते हैं। आज की तारीख में ये सिनेमा जो है वीरान पड़ा हुआ है और एक खंडर का सा मंजर पेश कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ज़माने में ये सिनेमा घर जो है वो पूरे शहर की रौनकों का, रोशनियों का मरकज़ हुआ करता था। और न सिर्फ पूरे शहर की बल्कि पूरे मुल्क की जो फिल्मी इंडस्ट्री थी उसके चंद बहुत अहम हिस्सों में से एक हिस्सा ये सिनेमा घर और इसी तरह के काफ़ी सारे सिनेमा घर जो इसी सड़क के ऊपर मौजूद हैं वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। अब अगर हम पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें और पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री की तारीख़ की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी एवोल्यूशन को समझें और उसके बाद जो पाकिस्तानी सिनेमा का डिमाइज़ आया उसको समझने में भी हमें आसानी इसी तरीके से होगी जब हम इसके ओरिजिन्स को समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ़ सोशो पोलिटिकल एलिमेंट्स जो थे जो मुख्तलिफ़ औकात में कार फरमा रहे इस इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने कैसे इस इंडस्ट्री को शेप किया और कैसे इस इंडस्ट्री के मुख्तलिफ़ जो अंदाज़ थे जिनमें इस इंडस्ट्री ने अपने आप को एक्सप्रेस किया उनको इन्फ्लुएंस किया। तो इस एपिसोड के अंदर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा वो होगा कि किस तरीके से जो सिनेमा घर हैं, जो किस तरीके से फिल्म्स हैं, जो मोशन पिक्चर्स हैं वो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पहुंची और किस तरह जो है वो इस हिस्से में दुनिया के ये चीज़ें मकबूल हुई। मेरे पीछे आप इस टाइम पे जो कुछ कमरे देख रहे हैं, कुछ दुकानें देख रहे हैं जो आज तो बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन एक ज़माने में ये जो दुकानें हैं यहाँ पर खाने पीने का सामान लगा होता था और जितने भी लोग यहाँ पर आते थे देखने सिनेमा के अंदर मूवीज़ वो इधर का रुख करते थे इंटरवल वगैरह के अंदर या उससे पहले जो है खाने पीने का सामान लेने के लिए। और इसके ऊपर जो आप पुराने दरवाजे देख रहे हैं वो मुख्तलिफ़ स्टोर रूम्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ सामान रखा जाता था जो सिनेमा से मुतल्लिक चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ उसके अंदर जो भी सामान इंक्लूडेड हो वो वहाँ पर रखा जाता था। और आज भी आप जो है उन दरवाज़ों के ऊपर वो कहीं कहीं मिटा मिटा जो है वो स्टोर लिखा हुआ देख सकते हैं। खिड़कियाँ टूट चुकी हैं अब आज की तारीख पे तो लेकिन इससे जो नंबर ऑफ़ दुकानें हैं यहाँ पर नीचे या जो तादाद है दुकानों की उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर रश होता होगा उस ज़माने में जिस ज़माने में ये सिनेमा अपने पीक पर था। और उससे आपको ये भी अंदाज़ा होता होगा कि फ़िल्में कितनी मकबूल थी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हमारे मुल्क में एक ज़माने में सिनेमा गोइंग कल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा कॉमन था और एक आम आदमी जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था फ़िल्मों में। तो आम आदमी तक ये फ़िल्में पहुंची कैसे और किस तरीके से जो है इन्होंने अपना घर किया उसको समझने के लिए हमें बहुत साल पहले जाना पड़ेगा, तकरीबन 1896 के अंदर। और वहाँ से ही हम अपना सफ़र जो है वो फ़िल्मी तारीख़ का, सिनेमा की तारीख़ का पाकिस्तान के अंदर जो आगे अनफोल्ड हुई उसका सफ़र हम वहीं से शुरू करेंगे। दुनिया की पहली जो फ़िल्म जिसे कंसिडर किया जाता है वो सन 1888 के अंदर फ़्रांस के अंदर बनाई गई थी, लेकिन ये जो फ़िल्म थी ये आज की फ़िल्मों की तरह कोई बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ चंद सेकंड की ये फ़िल्म थी। लेकिन चूँकि ये एक कंटिन्यूस मोशन के अंदर तस्वीर बनी थी, पिक्चर बनाई गई थी, तो इसको उन्होंने फ़िल्म के तौर पे कंसिडर किया और इसे कंसिडर किया जाता है कि दुनिया की पहली फ़िल्म उसी साल में बनी थी। सन 1896 के अंदर जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कमर्शियल मूवी व्यूइंग या मूवी साइटिंग या सिनेमा का जो है वो आगाज़ होता है और इंग्लैंड के अंदर भी ये चीज़ होती है। और इंग्लैंड
चूँकि उस ज़माने में रूल कर रहा था इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, बरतानवियों की हुकूमत थी यहाँ पर, तो फ़ौरन ही तकरीबन उसी साल ही जो है वो सिनेमा हिंदुस्तान भी पहुँच गया। और वो कश्तियों से, जहाज़ों से ही उस ज़माने में तिजारत हुआ करती थी, तो वो तिजारत के ज़रिए पहुँचा बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर। तो ये 2 पहले शहर थे जहाँ पर सिनेमा जो है वो इस खत्ते के अंदर दाखिल हुआ इंग्लिस्तान से। और सन 1896 के अंदर ही जो है ये सिनेमा की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे आई। और 1897 के अंदर जो है वो पहली एक फ़िल्म जो इंडियन ओरिजिन या हिंदुस्तान ओरिजिन एक फ़िल्म थी वो बनाई गई। और उसको कई लोग कंसिडर करते हैं फ़िल्म, कई लोग नहीं करते फ़िल्म कंसिडर, क्योंकि वो कुछ थिएट्रिकल प्रोडक्शंस की जो थी वो एक रिकॉर्डिंग थी। तो इस तरीके से उसको फ़िल्म समझा भी जा सकता है, उसको फ़िल्म नहीं भी समझा जा सकता है। लेकिन बाहर कैफ उसके बाद जो है वो एक सिनेमा का प्रोसेस जो है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शुरू हो गया। और आने वाले सालों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ फ़िल्में बनना शुरू हुई। जो पहली फुल लेंथ सिनेमा स्कोप फ़िल्म जिसे कहते हैं वो बनी थी सन 1912 के अंदर। और उसके बाद जो है वो सन 1913 के अंदर एक बहुत मशहूर फ़िल्म जो है वो बनी, राजा हरीशचंद्र। और ये दोनों फ़िल्में जो हैं वो मराठी लैंग्वेज के अंदर बनी थी और बॉम्बे के अंदर ही बनी थी, जिसे आज के दौर में मुंबई कहा जाता है। तो ये जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट था एक तरीके से, आप समझ लीजिए इस खित्ते में सिनेमा की तारीख़ का। और फिर मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई सिनेमा या फ़िल्म की जो है वो बीमारी। और पूरा खित्ता जो है वो इन्फेक्टेड हो गया सिनेमा और फिल्म्स के साथ। और इसी तरीके से जो है वो आने वाले सालों के अंदर इम्पोर्टेंस भी जो है वो बढ़ती रही सिनेमा की इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक तरीके से ये पूरा खित्ता जो है वो पूरे इन्फेक्शन के अंदर, फ़िल्मी दुनिया की जो है वो एक इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला होता जा रहा था। और इसी वजह से जो है वो देखते ही देखते बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए। और बहुत सारे यंग प्रोड्यूसर्स, यंग डायरेक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ लोकल लैंग्वेजेस में रीजनल सिनेमा के अंदर जो है वो फिल्म्स बनाने लगे। और करते करते जो है वो 1920s के आखिरी कुछ साल आ चुके थे अब। और उस टाइम पर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इस खित्ते की, उसने रियलाइज़ किया कि बड़ी इंपॉर्टेंस है इस मीडियम की, और इस मीडियम को जो है वो किसी तरीके से हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। और चूँकि उस ज़माने में इंग्लिस्तान में भी फ़िल्में बनती थी और हॉलीवुड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी नई नई ही डेवलप हो रही थी, कोई इतनी ख़ास उसने अपनी पकड़ नहीं बनाई थी ग्लोबल सिनेमा के अंदर। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो अनडिवाइडेड इंडिया था पार्टीशन से पहले, उसके अंदर जो है वो इंग्लिश फ़िल्में जो हैं, ब्रिटिश फ़िल्में जो हैं, उनकी धाक जो है वो स्ट्रॉन्ग करें और उसको जो है वो इम्पोर्टेंट किरदार के अंदर लेके आएँ। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, कुछ लोकल यहाँ के लोग थे। अब उस कमेटी का जो था वो मकसद ये था कि वो ऐसी रिकमेंडेशंस देते कि जिनसे अमेरिकन फ़िल्मों के बजाय जो यहाँ की लोकल ऑडियंस है वो इंग्लिश फ़िल्मों को ज़्यादा देखे और ज़्यादा पसंद करें। लेकिन इन रिटर्न जो उसका नतीजा निकला वो ये निकला कि उस कम्युनिटी ने ऐसी रिकमेंडेशंस दी कि जो लोकल फ़िल्में हैं उनको ज़्यादा बनाया जाए, क्योंकि जब वो एनालाइज़ कर रहे थे इस सारी सिचुएशन को तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक ज़्यादा बेटर टूल है इस एरिया में इंडस्ट्री को डेवलप करने का सिनेमा की, और उससे इन रिटर्न रेवेन्यू कमाने का, के बजाय इसके कि हम जो है वो ब्रिटिश फिल्में यहाँ पे लाके चलाने की कोशिश करें। यहाँ की लोकल फिल्म इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट किया जाए और उसको परवान चढ़ाया जाए। इस वक्त मैं मेट्रोपोल सिनेमा की गैलरी के अंदर मौजूद हूँ और ये वो वाला हिस्सा है सिनेमा का जहाँ पर जब प्रीमियर्स वगैरह हुआ करते थे किसी भी फिल्मी शो के, या जब पहला शो लगा करता था किसी फिल्म का, तो उसकी जो कास्ट एंड क्रू है वो यहाँ पे बैठ के जो है फिल्म देखा करते थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है वो ऊपर से एक एग्जेक्टिव व्यू लेके जो है वो नीचे सामने स्क्रीन पे जो भी फिल्म चल रही होती थी उसको देखा करते थे। और ये जो है रीत कई दहाइयों तक चलती रही इस सिनेमा के अंदर। लेकिन ये सिनेमा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं था इस सब का, इससे पहले भी इस खत्ते के अंदर ये सब कुछ
हो रहा था। और जैसा कि अभी हमने अपनी कॉन्वर्सेशन छोड़ी थी लेट 1920s के अंदर के, उस टाइम पर जो है वो ये डिसाइड किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लोकल इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करेंगे। उसी टाइम के अंदर सन 1929 के अंदर लाहौर शहर के अंदर जो है वो पहला प्रोडक्शन हाउस बना था, और उसको बनाने वाले थे एक बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर उस ज़माने के, अब्दुल रशीद कारदार साहब। और उन्होंने ही लाहौर के अंदर पहला प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश किया था, और उन्होंने ही यहाँ पर जो है वो पहली फिल्म बनाई थी। और लाहौर की जो इंडस्ट्री है उसको उन्होंने जो है वो शेप देना शुरू की थी, और उसके बाद लाहौर की इंडस्ट्री ने भी बड़ी तरक्की की। लेकिन अगर हम वापस जाएं फिल्म की डेवलपमेंट और सिनेमा की डेवलपमेंट इन जनरल इस खित्ते में किस तरीके से हो रही थी, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक और लैंडमार्क साल के अंदर, जो कि सन 1931, जिस साल के अंदर एक फ़िल्म आई जिसका नाम था आलम आरा। और ये एक बहुत ही माइलस्टोन मोमेंट था, क्योंकि ये पहली जो थी वो फुल लेंथ एक मूवी थी जो कि साउंड के साथ आई थी। इससे पहले जितनी भी फिल्म्स बन रही थी वो सारी की सारी साइलेंट फिल्म्स होती थी, यानी कि उनके अंदर जो है वो डायलॉग वगैरह या आवाज़ वगैरह नहीं हुआ करती थी, सिर्फ जो है वो एक्शन जो सामने चल रहा होता था उसके हिसाब से जो है वो लोग देख के जो है उसको एंटरटेन हुआ करते थे। तो आलम आरा इस लिहाज से एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म थी। और उसी टाइम पे हमने देखा कि सन 1929 के अंदर लाहौर के अंदर भी पहला प्रोडक्शन हाउस बन चुका था। तो बाय दिस पॉइंट जो है वो इंडस्ट्री या सिनेमा इन जनरल जो है वो पूरे रीजन के अंदर जो है वो फैलना शुरू हो गया था। अगर हम लाहौर की बात करें तो अब्दुल रशीद कारदार के बाद बहुत से और डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर आके जो है वो काम करना शुरू किया और मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस बन गए। और बाय द टाइम पार्टीशन हुई उस ज़माने तक लाहौर एक काफ़ी मेजर सेंटर बन चुका था फिल्म्स के हवाले से, सिनेमा के हवाले से। और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का आप एक तरह से समझिए हेड क्वार्टर्स था लाहौर। और जितनी भी पंजाबी लैंग्वेज की फिल्म थी, मुख्तलिफ रीजनल फिल्में जो है रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में मुख्तलिफ शहरों के अंदर बन रही थी, पंजाबी लैंग्वेज की जो फिल्में थी वो लाहौर के अंदर बन रही थी। और बहुत बड़े बड़े फ़नकारों ने जो है वो यहाँ पर काम किया है उस दौर के अंदर पंजाबी फ़िल्मों के अंदर, जिनके अंदर नूर जहाँ भी शामिल हैं, और फिर गए वक्तों के इंडिया के एक बहुत मशहूर विलन प्राण साहब भी शामिल हैं, और बहुत सारे और फ़नकार भी शामिल हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। और अगर हम वापस थोड़ा सा पीछे जाएं और इस हिस्ट्री वाले चैप्टर को थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ लेके आएँ, तो हम देखते हैं कि सन 1931 में आलम आरा की जो नुमाइश है उसके बाद से जो है डायलॉग वाली फ़िल्में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर होना शुरू हो गई थी। और आहिस्ता आहिस्ता यही मीडियम जो है वो मेन मीडियम बनने लगा डायलॉग्स के साथ। एक और लैंडमार्क मोमेंट सन 1937 के अंदर आया जब एक फ़िल्म आई किसान कन्या। और ये वो पहली फ़िल्म थी जिसके अंदर कलर्ड शॉट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट हुए थे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। और इस लिहाज से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख बनती है। और 1940s के आते आते जो है वो बूमिंग इंडस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की फ़िल्में जो है वो बनना शुरू हो चुकी थी। और जिस टाइम के ऊपर जो है पार्टीशन हुई उस टाइम तक तकरीबन पूरा रीजन जो है वो फ़िल्मों के जादू में, फ़िल्मों के सहर के अंदर जो है वो मुब्तला हो चुका था। और पार्टीशन जब हुई तो उसके साथ साथ जो है वो फ़िल्मी इंडस्ट्री और फ़िल्मी रिसोर्सेज का भी बंटवारा हुआ। लेकिन पाकिस्तान इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो कैसे पैन आउट हुआ उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार और इन्हिसार इस डिवीज़न के ऊपर भी था, क्योंकि बहुत से लोगों का, बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो डिवीज़न हुई थी ये थोड़ी अनफेयर हो गई थी। और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के पास जो है वो बहुत ही कम वसाइल आए थे। ज़्यादातर मेन रिसोर्सेज, मेन टेक्नीशियंस, मेन जितनी भी रिसोर्सेज एक फ़िल्म के अंदर लगते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, वो ज़्यादातर इंडिया के अंदर फोकस थी। क्योंकि उस ज़माने में जो मेजर फिल्में बन रही थी वो या तो कलकत्ता में बन रही थी या जिसे कोलकाता भी कहते हैं, या फिर बॉम्बे के अंदर या मुंबई के अंदर बन रही थी। और लाहौर जो था ऑल्दो एक काफ़ी बड़ा सेंटर था फिल्म मेकिंग का, लेकिन रीजनल फिल्म्स के लिहाज से तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में भी पीछे था और स्किल सेट के अंदर भी थोड़ा पीछे था। और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आगे के सालों में जो है वो हमें नज़र भी आया। और अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करें अपनी हिस्ट्री के लेसन के अंदर, सिनेमा हिस्ट्री इन पाकिस्तान के लेसन के ऊपर, तो हम पार्टीशन से कुछ साल पहले लाहौर शहर के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस स्पेसिफिक करते हैं। और हम ये देखते हैं कि सन 1929 में जिस तरह कारदार साहब की जो है वो प्रोडक्शन एक कंपनी यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे फिल्में बनने का आगाज़ हुआ था, उसके बाद बहुत से और लोग भी जो हैं
वो यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होते गए। उनके अंदर एक नाम जो है वो रूपलाल शोरी का भी है, जो लाहौर से बाहर चले गए हुए थे, लेकिन ये सुनने पे कि जो इंडस्ट्री जो है वो वापस डेवलप होना शुरू हुई है, वो भी वापस आए और उन्होंने भी यहाँ के जो है वो फिल्में बनाने का आगाज़ किया। और इसके बाद जो है एक और बहुत लैंडमार्क मोमेंट लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री के तारीख़ में था एवेन्यू स्टूडियोज़ की तामीर, जो कि पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले ही हुई थी, और वो एक बड़ा मशहूर स्टूडियो है, आज भी मौजूद है, और पाकिस्तान की जो फिल्म्स हैं वो वहाँ पे शूट होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, और उसका भी लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह बिल्कुल पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले जो है वो जेसी आनंद साहब ने एवर रेडी प्रोडक्शंस नाम का एक प्रोडक्शन हाउस लाहौर के अंदर बनाया था। वो भी प्रोडक्शन हाउस काफ़ी एक्टिव था पार्टीशन के बाद तक भी। तो ये एक तरीके से लाहौर की इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जो है उसको हम समझ पाए हैं इस मोमेंट तक, और यहाँ तक हमें अंदाज़ा हो गया कि किस कदर एक लंबी तारीख से तकरीबन सन 1929 के अंदर लाहौर के अंदर जो है वो फ़िल्म मेकिंग का आगाज़ हुआ था, और वो किस तरीके से होती होती पार्टीशन के टाइम तक जो है वो इस स्टेज तक पहुँच गई थी कि जहाँ पर यहीं पर लोकल स्टूडियोज़ थे, यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन हाउसेस बन रहे थे, और बड़ी बड़ी फ़िल्में जो हैं उनके बनने का आगाज़ हो चुका था। बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी थे इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले नाम लिया। तो एक तरीके से पूरा एक हब जो है वो बन चुका था। लेकिन आपको ये भी जहन में रखना पड़ेगा कि जो पार्टीशन का मार्क आया है बीच में, और जो पार्टीशन का ट्रॉमा सोसाइटी ने तो फेस किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री ने भी उस ट्रॉमा को फ़ील किया, और उस ट्रॉमा के बारे में और उस ट्रॉमा के नताइज के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है हम अपना ये सफ़र जारी रखेंगे कि पाकिस्तान की सिनेमा की तारीख़ को समझने के लिए, और कोशिश करेंगे कि हम एक यूज़फुल जो है वो कंक्लूजन या यूज़फुल जो है वो कुछ चीज़ें कवर कर पाएँ, ताकि एक स्टोरी जो है वो अच्छे तरीके से बाहर निकल आए। तो स्टे विद अस, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर सिनेमा की जो हिस्ट्री रही है, या सिनेमा कैसे डेवलप हुआ, पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर कैसे हुआ। तो उसके सिलसिले में हम प्री पार्टीशन तारीख़ को भी जानने की कोशिश कर रहे थे, और जानने की हमने ये भी कोशिश की कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स की वजह से जो है फ़िल्म का मीडियम इस ख़ित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर गया। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमने लाहौर की इंडस्ट्री के साथ थोड़ा सा स्पेसिफ़िक होकर बात की थी कि किस तरीके से लाहौर की इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर की इंडस्ट्री और इन जनरल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से डेवलप हुई, और किस तरीके से जो है वो अपने गोल्डन एज की तरफ जो है उसने अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन गोल्डन एज शुरू होने से पहले जो है एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज जो थी वो पाकिस्तान की सिनेमा के अंदर, या पाकिस्तान के सारे ही जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, जिसके अंदर बैंक्स भी शामिल थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी शामिल थे, वो सब के सब रिसोर्सेज की कमी से जो है वो रिसोर्सेज की कमी का सामना कर रहे थे, क्योंकि पार्टीशन हुई थी और बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया की साइड पे जा चुके थे, और पाकिस्तान जो है या जो नया कंट्री जहाँ अब पाकिस्तान बन चुका था वो ख़ित्ते जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। और कहने में ये भी आता है कि उस ज़माने में जितने मेजर सिनेमास थे वो सारे के सारे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थे, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत थोड़े सिनेमास थे। एक काउंट के मुताबिक तकरीबन 80 के करीब सिनेमास जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ही फिर जो है वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मौजूद था, और कहा यह जाता है कि वहाँ पर ही जो है वो फ़िल्म प्रोडक्शन जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर शुरू हुई थी पार्टीशन के बाद, वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ही प्राइमरीली सेंटर्ड थी शुरू में। उसके साथ साथ लाहौर की इंडस्ट्री भी थी, लेकिन मेजरली जो है वो कंट्रीब्यूशन उस साइड से आ रहा था।
जहाँ पे ऑफ कोर्स आज बांग्लादेश बन चुका है। लेकिन अगर हम वापस आ जाएं थोड़ा सा इस साइड पे या इन जनरल पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो पार्टीशन के बाद से लेके लेट 50s तक का टाइम है, इसको आप एक तरीके से डेवलपमेंट पीरियड भी समझ सकते हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का। और वो जिस तरह से आप कहते हैं एक नर्सरी स्टेज होती है, एक बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बिल्कुल उस स्टेज के अंदर होते हैं जहाँ वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये इंडस्ट्री भी उसी लेवल के ऊपर मौजूद थी उस टाइम पर। और इस दौर के अंदर जो है वो पाकिस्तान की पहली बड़ी सुपर हिट फिल्म जो थी उसका नाम था दो आंसू, और वो आई थी सन 1950 के अंदर। और ये वो पहली फिल्म थी जिसने पाकिस्तान के अंदर पोस्ट पार्टीशन जो है वो सिल्वर जुबली पूरी की थी, यानी कि उसने 25 हफ्ते सिनेमा घरों के ऊपर जो है वो अपने पूरे किए थे। और उसके बाद जो है एक और फिल्म आई सन 1954 के अंदर जिसका नाम था सस्सी, और उस फिल्म ने जो है वो पहली बार पाकिस्तान के अंदर गोल्डन जुबली पूरी की थी, यानी कि 50 हफ्ते सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो पूरे किए थे। और हम इस टाइम जिस सिनेमा के अंदर मौजूद हैं ये भी एक थोड़े पुराने स्टाइल का सिनेमा है और आज के मॉडर्न सिनेमा से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इसी किस्म की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो फिल्में लग रही थी उस ज़माने में। ऑल्दो ये थोड़ा सा उस टाइम के बाद का सिनेमा है, लेकिन फिर भी बहरहाल अगर हम इन जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो वो यही बनता है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिल्में जो हैं वो बनती रहीं, मुख्तलिफ फेमस स्टार्स जो है वो आते रहे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री उस नहज पर पहुंच गई 60s के आते आते कि जहां पर लॉलीवुड फिल्म की दुनिया का एक मेजर प्लेयर बन गया। और किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ का अगर आपने अंदाज़ा लगाना हो तो वो आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि क्या उस इंडस्ट्री से मुतल्लिक जो हज़रात है, जो उस इंडस्ट्री से मुतल्लिक जो फ़नकार हैं, उनके लिए किसी अवार्ड का एहतमाम होता है या नहीं होता है। तो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री लेट 1950s तक आते आते इस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी कि पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रीमियर अवार्ड शो जो फ़िल्म या सिनेमा के फ़नकारों के लिए होता है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। उसका नाम था निगार अवार्ड, और वो हर साल दिया जाता था और वो प्रीमियर फ़िल्म अवार्ड था पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का। जिस तरीके से हॉलीवुड के ऑस्कर्स होते हैं या बॉलीवुड का फिल्म फेयर अवार्ड होता है, तो ये एक प्रीमियर सिनेमा अवार्ड था पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का। और अगर हम बात कर लें यहाँ से आगे जो लेट 1950 से लेकर 60s के अंदर एवोल्यूशन का पाकिस्तानी सिनेमा की, तो ये पाकिस्तानी सिनेमा का गोल्डन पीरियड है। और इस पीरियड के अंदर ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनके नाम हम पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से जो है वो मुंसलिक करते हैं वो इस दौर के अंदर सामने आए। उनके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि मोहम्मद अली, ज़ेबा, शमीमा, वहीद मुराद, नदीम साहब, ये सब लोग जो हैं ये इसी टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए और उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। और अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें टेक्नोलॉजी की भी, और टेक्नोलॉजी के जो है एक तरीके से चेंज की, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो आता है वो आता है ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से कलर स्क्रीन की तरफ ट्रांजिशन का सफ़र। और ये जिस पर्दे के सामने मैं खड़ा हूँ, इन पर्दों के ऊपर रंगीन फ़िल्में आने का सफ़र जो है, तो उसके अंदर अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो तकरीबन सन 1962 के अंदर जो है वो पहली एक तरीके से आप समझ लें कलर्ड फिल्म अज़रा जो है वो रिलीज़ हुई थी। लेकिन ये पूरी की पूरी कलर्ड के अंदर जो थी वो नहीं रिकॉर्ड हुई थी, इसके सिर्फ चंद पोर्शन मोस्टली जो है वो गाने कलर के अंदर रिकॉर्ड हुए थे। इसके अलावा जो पहली फुल लेंथ सिनेमा फिल्म पाकिस्तान के अंदर कलर फिल्म के ऊपर बनी थी वो थी संगम, और वो रिलीज़ हुई थी 1964 के अंदर। और उसके बाद जो पहली ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी कलर के ऊपर बनने वाली, उसका नाम था नायला। और नायला फिल्म जो है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए पाकिस्तान की जो चंद फ्लैगशिप फिल्में हैं उनमें से एक थी। इसके अंदर शमीम आरा लीड कैरेक्टर के अंदर मौजूद थी और इसके गाने नहायत मकबूल हुए थे। माला ने ये गाने गाए थे कुछ। इससे अगले साल सन 1966 के अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था अरमान, और इसके लीड थे वहीद मुराद साहब और ज़ेबा। तो इन दोनों की ये फ़िल्म थी ये एक सुपर हिट तरीन फ़िल्म है पाकिस्तान की तारीख़ की। उर्दू फ़िल्मों की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के अंदर बनी है, तो इस फ़िल्म के गाने भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। जैसे कि आपने वो गाना सब नहीं सुना होगा, कोको कोरीना,
तो वो भी इसी फिल्म से जो है वो गाना आ रहा है। और यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो मेरे ज़हन में ये भी आता है कि कोको कोरीना को जो है या अरमान फिल्म को इटसेल्फ पाकिस्तान के अंदर पॉप म्यूज़िक का स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया जाता है। और अगर आपने इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में और इंडस्ट्री की जो अरूज था इंडस्ट्री का उसके बारे में अंदाज़ा लगाना है इस दौर में, तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ज़माने में इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन का भी जो है वो आगाज़ हो चुका था और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी हो रही थी इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी एक मिसाल जो है वो हॉरर फिल्मों का जॉनरा इंट्रोड्यूस होना था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक जो पहली हॉरर फिल्म थी उसका नाम था जिंदा लाश। और इसके बाद जो है एक और जो एक इंडस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री की एक निशानी समझी जाती थी उस ज़माने में, जो चीज़ें अवेलेबल थी वो जिस तरह छोटे रिसाले मैगज़ीन्स वगैरह जो फिल्मी मैगज़ीन्स होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो चुके थे लेट 60s के अंदर। और उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस आया करते थे जिनके अंदर फ़िल्मी दुनिया से मुतल्लिक, फ़िल्मी दुनिया के सितारों से मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें जो है वो लिखी जाती थी। कई दफ़ा गॉसिप भी लिखा जाता था, फिल्मों के हिट फ्लॉप होने की बातें भी लिखी जाती थी और लोग अपनी एंट्रीज़ भी जो है वो लिख लिख के उसके अंदर भेज सकते थे। फिर एक और लैंडमार्क आप उसे समझ लीजिए, फ्लैगशिप समझ लीजिए या कुछ भी आप समझ लीजिए उस मोमेंट को, वो आया 1969 में जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक पहली एडल्ट्स ओनली रेटिंग की फ़िल्म जो है वो रिलीज़ हुई। इसका नाम था नीला पर्वत। और ये फ़िल्म जो है ये रिलीज़ तो हो गई थी लेकिन इसके रिलीज़ होने के फ़ौरन बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हंगामे भी शुरू हो गए थे। और एक हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक ये फ़िल्म सिर्फ 4 दिन के लिए सिनेमास के ऊपर जो है वो टिक पाई थी। और इस तरह जो है वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो होते रहे इंडस्ट्री के अंदर। और इस बात की निशानी थे कि कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस हद तक मजबूत हो चुकी थी और इस हद तक जो है वो वॉल्यूम फिल्मों का और रेवेन्यू जो है वो फिल्मों का आ रहा था कि डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स जो है इनोवेशन के बारे में सोच सकते थे। अब अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरीके से जो है वो इवॉल्व कर चुकी थी और यहाँ से जो है वो ज़वाल की तरफ किस तरह से जाना शुरू हुई, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर लिंक है वो है पॉलिटिकल टर्मोइल का और पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस का और पॉलिटिकल लैंडस्केप का इन फिल्मों के बनने के अंदर और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर। इसकी एक मिसाल जो है वो इस तरह से भी मैं आपको दे सकता हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर फिल्में बन रही थी सन 1970s की बात है, तो एक फ़िल्म थी उसके अंदर एक गाने के लिरिक्स चेंज करने पड़े क्योंकि उनके अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर मुल्क का जो है वो जिक्र आ रहा था और उस मुल्क के साथ जो है वो पाकिस्तान अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना चाह रहा था, तो उन्हें फोर्स किया गया कि वो लिरिक को चेंज कर दें। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल फिल्में जो कि जिसमें थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है वो लाइमलाइट या जो है वो नज़रें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर डाल दी और कई लोगों के मुताबिक वो भी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल का बहुत बड़ा रीज़न बना। वो थी रियाज शाहिद साहब जैसे बहादुर डायरेक्टर्स की फिल्में। और उन्होंने एक फ़िल्म रिलीज़ की थी ज़रका, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल उसके ऊपर लाइमलाइट आई थी और वो पैलेस्टाइन या फ़लस्तीन के टॉपिक के ऊपर बनी हुई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का जो है वो रिएक्शन आया था। इसी तरह जो है वो फिर कई और फिल्में जो है वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उसकी नज़र होती रही। इसके अलावा जो 1971 के अंदर बांग्लादेश की क्रिएशन का जो पूरा प्रोसेस था उसने भी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासर किया। पार्टीशन जो एक दोबारा पार्टीशन हुई थी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की पार्टीशन, उससे पहले जो है एक आखिरी बहुत बड़ी पैन पाकिस्तान ग्लोबल हिट जो थी वो आई, उसका नाम था दोस्ती और ये सन 1971 के अंदर ही आई थी और ये वो पहली फिल्म थी जिसने पाकिस्तान के अंदर डायमंड जुबली पूरी की थी, यानी कि 100 हफ्ते सिनेमा के ऊपर पूरे किए। लेकिन इन सारी सिचुएशंस के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट और जो नज़रें जो है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आई, उसने कहीं ना कहीं एक रोल प्ले किया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के डाउनफॉल के अंदर। और 70s के आते आते, स्पेशली लेट 70s के आते आते पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल का शिकार होना शुरू हो चुकी थी और सिनेमा घर जो है वो खाली होना शुरू हो चुके थे। ख़ास तौर पे जो है उर्दू फिल्मों की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। लेकिन फिर एक फ़िल्म आई जिसने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का या इन पर्टिकुलर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का लैंडस्केप बिल्कुल तब्दील कर दिया और तकरीबन आने वाले 10 सालों के लिए एक तरह से
फिर से री इन्वेंट कर दिया पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, और उस फिल्म का नाम था मौला जट।